जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि न्यूज़ आप लोगों के लिए आ चुका है, एक अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों को TRE 4 के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। तो अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करिए और इस बार सिलेक्शन लेना है, ये जिद पा रही कि सिलेक्शन इस बार लेना ही है। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की सूचना आपको तुरंत मिले और आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। और NCERT सार संग्रह जो बुक है उसका 1 लाइनर का क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग सभी जुड़ना ना भूलिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सार संग्रह NCERT सार संग्रह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि ये आपको 100% कन्फर्म होगा। TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, चाहे TRE 3 हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए NCERT से। तो NCERT सार संग्रह जो बुक है महेश बड़वाल की, आप लोग उसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सफलता का एक ही मंत्र है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। और एक बार प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं करते हैं आपको क्लास कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और जो NCERT सार संग्रह है BPSC के लिए यानी कि TRE 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। और 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे चलता है, और आकर के जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। तो फिर हम लोग बातें ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं, हम लोग इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। अब थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि हरी झंडी मिल चुकी है हम लोगों को। आचार संहिता से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी में तनी की भी कंजूसी ना करिए। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला ही क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ की मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। देखिए, क्वेश्चन को हमेशा समझिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और वहाँ से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। इस चीज़ को जोर डाल करके पढ़िए, ताकि आपको याद हो जाए। और 2 बार रिवाइज करेंगे, 1-2 बार, तो आपको 100% याद होना तय। तो कहा कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो उसमें निकिल मिलाया जाता है। क्या रहता है? निकिल रहता है। इसकी वजह से वह अचुंबकीय रहता है। उसमें से निकिल न मिलाया जाए उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? चुंबकीय हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। जो मिश्र धातु होती है यौगिक होगी और विलयन दोनों रूपों में मिल सकती है आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का जो ढांचा है उसको बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो डूरेलुमीन का। किसका? डूरेलुमीन का प्रयोग किया जाता है। करा कि अगला क्वेश्चन, गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है। किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का। जो गैसोहोल है वो किसका मिश्रण है। तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन करा कि टाका यानी कि जो शोल्डर होता है, बोलते हैं ना कि शोल्डर है, तो टाका किसका मिश्रण होता है। सीसा व टीन का होता है। जो सोल्डिंग करते हैं भैया, शोल्डर है जो टाका जो लगाते हैं, तो किसका मिश्रण होता है। तो सीसा व टीन का होता है। चलिए, यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप लोग भाई कमेंट कर दिया करिए। आप लोगों के साथ हाथ जोड़ कर विनती है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि हमें भी पता लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, या उसमें कोई चेंज करना है, तरीका चेंज करना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ की लेप किया जाता है। तो जस्ते का। लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है। तो भैया जस्ते का लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि पीतल किन धातु के मिश्रण से बनी होती है।
तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है, जो तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। चलिए आगे आ जा रहा, तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा, ब्रांज। तांबा और टीन से के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो आपका आ जाता है कांसा, ब्रांज। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। करा स्टील, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है भैया? तो कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? उसमें कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। करा कि जो मिश्र धातुएं हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होती है तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। तो इसको आप लोग मिश्र धातु के बारे में जो दिया है इसको एक बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगातार 3 चैप्टर हम लोग 3 दिन में पढ़े हैं, तो इन तीनों चैप्टर को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। रसायन विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं आपको। चलिए आ जाते हैं अगला, जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो क्रोमियम। लोहे में क्रोमियम का मिश्रण कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता और जंग रहित हो जाता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? जो सिंदूर है, देखिए भाई सिंदूर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र भी होता है उसको भी याद करिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका का मिश्रण होता है? सिंदूर में क्या क्या मिला होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का, किसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। जो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर होता है वो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, कह रहा है कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, कहते हैं ना कि कल पुर्जे, तो यही कल पुर्जे, ये कागज़ की पुर्जा नहीं भैया। ठीक है ना। तो डिब्बे में जो पुर्जों के रूप में धातु मिलाई जाती है वह निर्मित होती है किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम से। किसमें? किससे? एल्युमिनियम। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कहा कि सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, CiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है उस तरह SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए, कहा कि जल और चाक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन विधि द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन विधि द्वारा जल और जो चाक के घोल होते हैं उनके मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरान होती है। कौन सी धातु? बोरान होती है। किसके लिए? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो भैया कौन सी उपधातु है? तो बोरान का। किसका? उपधातु कौन सी है? बोरान है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? कौन सी धातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है एल्युमिनियम के जैसा दिखाई देता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि LED यानी कि लेड्स में प्रयोग जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का है। किसका भैया? आर्सेनिक का है। किसका है? आर्सेनिक का है। ठीक ना। कह रहा कि कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आर्सेनिक। ये भी इसका आंसर क्या जाएगा? आर्सेनिक होगा। तो यहाँ से एक बार इसका आंसर देखिएगा, एक बार फिर से इसको देखिएगा। कह रहा है कि
कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? यानी जो पेयजल में उसको मिश्रित कर दिया तो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, वो घातक बन जाएगा, तो आर्सेनिक होता है। कौन सा धातु उपधातु है भाई? तो आर्सेनिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो टेल्यूरियम। कौन सा है भैया? टेल्यूरियम है। जो सीडी और डीवीडी में प्रयोग किए जाते हैं उपधातु कौन से होते हैं? तो टेल्यूरियम होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा कि धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, क्रोमियम कितना है भैया? 10% है, मैग्नीज 0.35% एवं कार्बन 0.025% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो धब्बा रहित स्टील होता है एकदम क्लीन, धब्बा रहित, इसमें कोई भी धब्बा ना हो, तो उसमें क्रोमियम कितना होता है? 10% होता है, मैग्नीज कितना होता है? 0.03% होता है, और कार्बन कितना होता है? तो 0.25% होता है। करा कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जो कैमरा होता है और सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस होता है उसमें कौन सा उपधातु प्रयोग किया जाता है? तो भैया कौन सा होता है? जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम होता है। चलिए आ जाता है अगला, कहा कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में, जो ट्रांजिस्टर होता है और कंप्यूटर जो चिप होता है उसके निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कंप्यूटर चिप की बात कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा कि मैग्नीलियम ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और मैग्नीलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन का। किसका किसका है भाई? तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं आयरन की। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? पीतल, स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। कौन सा भैया? तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। स्टील, पीतल, कांसा आपका मिश्र धातु है, लेकिन जो तांबा है वो आपका मिश्र धातु नहीं है। चलिए करा कि अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में सिलिका का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल होता है। जर्मन सिल्वर में 3 होते हैं, तांबा, जस्ता और निकिल। ये तीनों जर्मन सिल्वर में होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन, बहुत कम है। कह रहा कि 10 भाग प्रति बिलियन जो होता है वो सुरक्षित माना जाता है, यदि उससे ज़्यादा है तो सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। कह रहा कि पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? तो भैया सभी में क्या है? तांबा उपस्थित है। अभी जर्मन सिल्वर में भी तांबा था, जस्ता था, निकिल था, तो इसमें भी आपका क्या है? तांबा है। ठीक है, तो तांबा एक ऐसी धातु है जो उपस्थित होती है, उभय घटक है। चलिए उपधातुएं कौन कौन सी? ये 7 उपधातुएं हैं, इनको आप देखिएगा। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये है आपके 7 उपधातु। कौन सा? बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए यहाँ से याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि कैसे याद करेंगे। तो BCG आप लोग याद करेंगे। BCG, बी से बोरान, सी से सिलिकॉन और जी से जर्मेनियम।
तो BCG अब ए से, और एंटीमनी और टेल्यूरियम। तो ECG आर्सेनिक से ए से क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी जो ECG होता है एंटीबॉडी का लीजिए यहाँ से एंटी का, और टेल्यूरियम से भी बना लीजिए कुछ, आर्सेनिक से और पोलोनियम से लास्ट में पोलियो कर दीजिए। कह रहा है कि BCG और अब देखिए एक बार फिर से इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। BCG ये तो बन गया, ए से अब सब टीका पोलियो का, अब सब टीका पोलियो का, तो ये 7 धातु है। BCG अब सब टीका पोलियो का, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये 7 होते हैं। BCG अब सब टीका पोलियो का, ठीक है। तो बी से बेरिलियम, सिलिकॉन से सी से सिलिकॉन, और जी से जर्मेनियम। अब यहाँ से अस करिएगा, अब का मतलब अस से आर्सेनिक। अब सब का मतलब एंटीमनी, और टीका से टेलोरियम, और पो से पोलोनियम, ठीक है, पोलियो जो होता है उसको। तो आप इसको अपनी भाषा में इसको लिख करके आसानी से याद करिए। याद करने का देखिए कोई भी तरीका होना चाहिए, हर एक चीज़ हमेशा याद नहीं होती है, तो कोई ना कोई उपाय आप बनाएंगे, कोई भी ट्रिक बनाइए अपने से ताकि वो याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण, लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण, उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ सामान्य मिश्र धातुएं हैं और क्या क्या किसमें मिलता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, और इसका उपयोग भी कहाँ कहाँ होता है उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना भैया। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। 3 कॉलम है, तीनों कॉलम आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और उसका उपयोग कहाँ, ये सब भी। चलिए अब तो सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे मिश्र धातु हो गया, इसका संगठन क्या क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मानव कांस जो होता है, ब्रॉन्ज कांसा जिसे हम लोग बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है कांसा। और इसमें क्या क्या होता है, ये तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। कांसा किससे बनता है भैया, तांबा और टीन से। इसका कांसे का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में, सिक्के, बर्तन के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। किसका, कांसा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि कांसे का मिश्रण किसका किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांसे में तांबा की मात्रा कितनी होती है, तो 88%, और टीन की मात्रा कितनी होती है, तो 12%। तो एक ही क्वेश्चन से देख रहे हैं ना कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। और कांसे का उपयोग मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में, बर्तन के निर्माण में किया जाता है। अब पीतल किसका किसका मिश्रण होता है भाई, तो इसमें भी तांबा और इसमें जिंक होता है। तांबा और जिंक लगभग, तांबा लगभग सभी धातुओं में मिश्रित होता है, मिश्र धातु में होता है। जैसे कि तांबा के आपका इसमें क्या होगा 70%, और जिंक कितना होगा 30%। पीतल में तांबा की मात्रा 70%, जिंक की मात्रा 30% होती है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बैंड बाजा बनाने में, घंटियाँ बनाने में, बर्तन और मूर्ति के निर्माण में भी किया जाता है पीतल का, ठीक है। अब गन मेटल, जो गन मेटल होता है जैसे हम लोग रोल गोल्ड भी बोलते हैं, तो तांबा इसमें कितना रहता है भैया 88%, टीन 8 से 10% रहता है, जिंक कितना रहता है 2 से 4%। यानी जो गन मेटल होता है वो कितने धातुओं से मिलकर बनता है, 3 धातुओं से, तांबा, टीन और जिंक। तो यहाँ से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मूर्ति, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में किया जाता है, जो गन मेटल होता है। अब टाँका, शोल्डर आप लोग जानते होंगे, जो सोल्डिंग करते हैं, जो टाँका होता है उसमें क्या क्या रहता है, तो टीन रहता है और लेड रहता है। टीन 50 से 60% और लेड 40 से 50% रहता है। और ये क्या होता है, धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। इसका टाँका का प्रयोग कहाँ किया जाता है, धातु को जोड़ने में। सोल्डिंग देखते हैं आप लोग ना, इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या करता है, टाँका लगाता है, यानी कि सोल्डिंग करता है, धातुओं को जोड़ता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा कि बेल मेटल क्या होता है, बेल मेटल। अब बेल मेटल किसका किसका मिश्रण होता है भाई,
तो करा कि तांबा और टीन, तांबा 80%, टीन 20% होता है। ये घंटे बनाने में, बर्तन या मूर्ति के निर्माण में किया जाता है। रोल गोल्ड, देखिए यहाँ पे रोल गोल्ड आ गया, तांबा और एल्युमिनियम होता है इसमें, तांबा 20% प्लस एल्युमिनियम 10%। जो गन मेटल है उसको रोल गोल्ड नहीं बोलते हैं भाई, उसके लिए सॉरी चाहेंगे। जो रोल गोल्ड है यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें तांबा 20% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है। ये सोने जैसे देखने वाले आभूषण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। देखने में सोने जैसा होगा लेकिन रहता नहीं है। अगला क्वेश्चन, डच मेटल जो होता है तांबा इसमें होता है और जस्ता होता है। डच मेटल में तांबा और जस्ता होता है, रोल गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम होता है, और इसमें तांबा 80 से 85%, जस्ता 15 से 20% होता है। और ये धातु की पतली चादर अथवा सोने के परत के निर्माण में किया जाता है डच मेटल का। अब अगला है धब्बा रहित इस्पात। जो स्टील होता है, धब्बा रहित स्टील, उसमें क्या क्या होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और साधारण इस्पात होता है। ये क्या करता है, जो घरेलू बर्तन आप देखते हैं ना, चिकना रहता है, क्लीन एकदम, और शल्य क्रिया में प्रयोग किया जाता है, आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोम स्टील, क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज, इसमें 4 पदार्थ मिलकर के बने होते हैं। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया में और आदि के निर्माण में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लेड भी बनता है इसका, क्रोम स्टील से ब्लेड भी बनता है। जो ब्लेड होता है वो क्रोम स्टील से भी बनता है। करा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका किसका मिश्रण होता है भाई, तो एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का प्लस आयरन का, ये तीनों से मिलकर के मैग्नीशियम बनता है। इसका निर्माण क्या होता है, धातु के निर्माण में, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरालुमिन, जो ड्यूरालुमिन होता है ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर के मिलने से बनता है। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर, वायुयान की ढांचा बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर, अभी हम लोग आप देखे थे पीछे, कॉपर और जिंक और निकिल, इन तीनों के मिलने से जर्मन सिल्वर बनता है, 3 पदार्थों के मिलने से। कौन कौन से, इसका उपयोग कहाँ होता है, हीटिंग कॉइल्स में, बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि क्रोम, वेनेडियम, स्टील, ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है आपका आयरन का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, कार्बन का। और इसमें जो उपयोग किए जाते हैं, इसका स्प्रिंग बनाने में, पहियों की धुरी बनाने में आदि के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका किसका किसका मिश्रण होता है, तो जो टंगस्टन स्टील होता है उसमें टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन, इन 3 चीज़ मिलाए जाते हैं और इनका उपयोग किया जाता है रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है। अल्मोनियम, नियम, ब्रॉन्ज, तो ये रहा आपका। और इसमें क्या क्या मिला जाता है, तो कॉपर और एल्युमिनियम होता है और इसका निर्माण सिक्के बनाने में, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में किया जाता है। और लास्ट है क्या, नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण होता है भाई, तो निकिल का, क्रोमियम का और आयरन का होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किया जाता है। तो ये रहा पूरा आपका जो मिश्र धातु हैं किन से मिल करके बनते हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है, ये सब पूरा था। और इन सभी का PDF आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल पर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है। जो अग्नि होता है उसको रोधक के निर्माण में किसका किया जाता है, एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा तथा टीन का। अभी हम लोग पढ़े बेल मेटल जो होता है, मेटल होता है जो मेटल, वो तांबा तथा टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, देखिए अभी पूछ दिया गया, 0.1 से 2% होती है स्टील में कार्बन की मात्रा। भूपर्पटी के कुल भार में बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो 0.0001%, 0.001% होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। किसके कारण जो पीतल का रंग वायु में फीका पड़ता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो किसके कारण पीतल का रंग फीका पड़ता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है।
चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला अब चैप्टर आ जाता है कार्बनिक रसायन। क्या है आपका? ये कार्बनिक रसायन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब टाइम कम मिलेगा, तो जल्द से जल्द पूरा एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर रिवाइज करना है, उसके बाद मैथ भी पढ़ना है। साइंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मतलब जीके जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है अब इसके बाद आपको। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएस मजबूत रहना चाहिए, आपका करंट अफेयर मजबूत रहे, तो मैथ और रीजनिंग उतना हार्ड नहीं देता है कि आपको ना आए। थोड़ी सी भी आप मैथ रीजनिंग पढ़े होंगे तो आप बिहार के जो टीचर विभाग में मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर देख करके हमको लगता है कि आप आसानी से उसको थोड़ी सी मैथ में कर सकते हैं, लेकिन जीएस पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। चलिए आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण होता है कैसे? तो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। किसके? एथिलीन के। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा होता है भैया? तो डीजल की वाष्प और वायु होती है। अगला कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है भाई? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, जो बुलेट प्रूफ होता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री या फिर कोई भी जो पहन कर चलते हैं उसको कि गोली आर पार ना कर पाए, तो बुलेट प्रूफ किसके लिए होता है? तो उसमें कौन सी धातु बनाई जाती है, किससे मिलकर के बनता है? तो पॉलीएमाइड से मिलकर के बनता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेथेन पाया जाता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से CH4 होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई के लिए किया जाता है। जो मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही होती है वो किसके लिए होती है? तो छपाई के लिए होती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का। किसका? निकिल का किया जाता है। अगला कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है भाई वेल्डिंग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि बर्तन की सतह पर चिकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले सॉरी बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को टेफ्लॉन कहते हैं। कह रहा कि वाहन के इंजन में प्रयुक्त धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो अपस्फोटन कहलाती है। अपस्फोटन कहलाती है। वाहन में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन और टालुइन जाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखने में कठिनाई हो रही है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। उच्च क्षमता भी मिले और आर्थिक बचत हो। जो भारी वाहन है ज़्यादा दूर तक चलते हैं तो आर्थिक बचत भी होना चाहिए, उच्च क्षमता भी होनी चाहिए। कह रहा कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुआ था।
चलिए कह रहा कि किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को, किसको? नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। एक बार फिर से इसको समझिएगा, समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा जरूर पढ़िए। कह रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग किया गया था। DDT, डी से डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफिनाल, फिर टी से ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग किया गया था विश्व युद्ध में के समय जो मलेरिया एवं टाइफाइड रोग फैले हुए थे। ठीक है भैया। तो अगला क्वेश्चन है आपका। करा कि कच्ची चीनी के, करा क्या? कच्ची चीनी, पूरा देखिएगा। करा कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। जो एनिमल होता है, एनिमल की हड्डी से मिलता है, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज। शहद में कौन सा प्रमुख घटक होता है भैया? तो फ्रक्टोज होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फल पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है भाई? तो कैल्शियम कार्बाइड। बोलते हैं ना कार्बाइड के फल पके हुए हैं, तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। जो शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथाइल अल्कोहल होता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे भैया? एसिटिलीन से बनाई जाती है, जो ल्यूसाइड होती है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस है ये। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? तो मेथेन गैस का उत्पादन होता है। धान के खेतों से मेथेन गैस का उत्पादन होता है। कहा कि किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल। कौन सा भैया अल्कोहल है? तो मिथाइल अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो जो सोडा बनता है वाटर अम्लीय हो जाता है। सोडा वाटर कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन, संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है भाई। कौन सा? इथाइल अल्कोहल होता है 95%। संशोधित जो स्पिरिट होता है उसमें इथाइल अल्कोहल होता है कितना? 95% होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनाल व फार्मेल्डिहाइड से। फिनाल व फार्मेल्डिहाइड से होता है बेकेलाइट बनता है। कह रहा है किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन। कौन सा भैया? एसीटोन होता है जो नेल पेंट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा होता है? एसीटोन होता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफार्म। निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। अगला, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो होता है ये नोबेल तेल भी कहा जाता है इसको। TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये
एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन होता है? तो कार्बन। कार्बन क्या होता है? सभी में होता है। जितने भी जैव यौगिक होते हैं सभी में कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है वो फार्मेलिन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से अगला कह रहा है कि आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन जो होता है प्राकृतिक रबर की बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। आइसोलीन प्राकृतिक है और नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। तो यहाँ से इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। कौन सा भैया? सेलुलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजीनाल पाया जाता है। जो लौंग होता है उसमें कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजीनाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रीन होता है। जो मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें एलिथ्रीन पाया जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं भैया? मेथेन को। CH4। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो पराक्सी। एक मिनट के लिए सॉरी। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बैक हो गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धूम्र कोहरा में उपस्थित वह कौन सा रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन रहा है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लाइनोलिक अम्ल है। कौन सा? लाइनोलिक अम्ल होता है। न सूखने वाले तेलों में से किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहे के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला कह रहा कि कृत्रिम रेशों में कौन सी असंतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है। क्या कारण है भाई? वायु के साथ मेथेन के मिश्रण से। वायु के साथ जो मेथेन का मिश्रण होता है उसी के कारण से खदानों में अधिकांशतः विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक ओल्हर द्वारा
सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप में प्रयोगशाला में संशोधित किया गया था? तो यूरिया को। किसको? यूरिया को। इसका सूत्र भी पूछता है यूरिया का, NH2CO होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, इसका कह रहा कि कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फार्जीन गैस को। किसको? फार्जीन गैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोमेथेन है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका, कार्बोक्सिल अम्ल COOH तथा अल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एस्टीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन बनता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गैमेक्सेन के नाम से जाना जाता है। जो गैमेक्सिन पाउडर हम लोग जानते हैं ना, तो उसी को हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस 5 मिनट की और कहानी है, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें 2 कॉलम दिया करा यौगिक और उसके प्रयोग। अब ग्लूकोज का जो प्रयोग होता है क्या क्या होता है भाई? यौगिक है क्या आपका? ग्लूकोज C6H12O6 होता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में किया जाता है। यूरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूरिया NH2CO होता है इसका रासायनिक सूत्र, और ये नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्यक्रिया निषेचक के रूप में, वसा, तेल तथा विलायक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन्स CFC5 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? तो AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में और एरोसॉल प्ररोधक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? नाइट्रोबेंजीन क्या होता है भाई? नाइट्रोबेंजीन ये विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में किया जाता है। अगला क्या है आपका? डाइक्लोरोमेथेन, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चाय एवं कॉफ़ी में कैफीन हटाने में किया जाता है, और एरासॉल स्प्रे में भी किया जाता है, और प्ररोधक के रूप में भी किया जाता है। आश्रु गैस, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? आश्रु गैस जो होता है इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। जब अनियंत्रित भीड़ हो जाता है तो वहाँ पे आश्रु गैस का उपयोग किया जाता है, उसे छोड़ करके नियंत्रित कर लेते हैं भीड़ पर। अगला क्वेश्चन करा कि मस्टर्ड गैस ये क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, जो मस्टर्ड गैस होता है। अगला DDT कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रॉफिन, इसका उपयोग क्या? मुख्य उपयोग फिनालिक राल के निर्माण में किया जाता है। नेफ्थलीन, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? इसको देख लें। नेफ्थलीन ये होता है जो इसका निर्माण कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों को दूर रखने वाले गोलियों के निर्माण में किया जाता है। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कर रहा है? कह रहा कि एथिलीन, जो एथिलीन है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एक कार में प्रतिहीम कारक के रूप में, जो कार में प्रतिहीम कारक होता है उसके रूप में एथिल ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। आइडोफार्म क्या होता है आपका? जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। और एस्टेस जो होता है एस्बेस्टास अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से करा कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार के रूप से मिली थी? तो डायनामाइट, ये जो था भाई आपका डायनामाइट, इसी के रूप से मिली थी, ठीक है, डायनामाइट। अगला करा है कि विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट होता है। साइक्लोनाइट हेक्साजन एवं T4 के नाम से भी जाना जाता है विस्फोटक RDX।
टेरिलीन क्या है भाई? तो कृत्रिम रेशा है। टेरिलीन क्या है? तो कृत्रिम रेशा है। चलिए आ जाते हैं अगला। नेत्रों की परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? देखिए एक बार फिर से दिखेगा। कहा कि नेत्रों का जो परीक्षण होता है एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैला कर किया जाता है? तो ये तनु घोल है वो क्या है आपका? इयोसीन होता है। तनुकृत जो घोल है क्या है उसका? इयोसीन है वो। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहा कि किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। और आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही अब बढ़ाएंगे। अभी तो आधे घंटा का, अब देखिए 45 से 50 मिनट का वीडियो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट बढ़ाइए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अपनी टाइम को ज़्यादा दीजिए पढ़ाई पर, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है तो कभी भी आ सकती है और आपको सफलता इस बार लेना है श्योर। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अब लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो फिर जाते जाते एक बार से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।